पाठक जी, कुछ दिनों पहले एक कैदी की हमीरपुर जेल में मौत हो जाती है। जी, जी। और बाद में उस पे हालांकि कार्रवाइयां भी होती हैं, लेकिन अभी भी परिवार संतुष्ट नहीं है। क्या लगता है आपको, क्या क्या कार्रवाई हुई थी, ऐसा होता कैसे है जेल के अंदर? डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग, सभी लोग बात करते हैं, फिर कैसे ऐसा होता है? क्योंकि और कांड है पाठक जी, जी, बोखर में एक महिला की हत्या हो जाती है। जी। और आप गांव पहुंचते हैं, वो परिवार भी पलायन कर जाता है गांव से। और चूंकि कमेंट भी सोशल मीडिया पर बहुत सारे आए हैं, हाँ। उनकी बेटी का पूजा का भी कमेंट है कि सीबीसीआईडी के लिए जी, जी। आपने कहा था। हाँ, हाँ। तो उस मामले में क्या हुआ? अभी तक खुलासा पुलिस नहीं कर पाई है, उसमें क्या एक्शन हो रहा है? क्या कुर्सी आज है कल नहीं रहेगी, आज नहीं है कल रहेगी। कुर्सी का खेल अस्थाई है, लेकिन जिंदगी का खेल स्थायी है। जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर कुर्सी का असर नहीं होता है, कुर्सी के जाने के बाद भी उनकी पूंछ और मूछ में कोई असर नहीं होता है। वरना जब लोगों की कुर्सी जाती है तो उनकी पूंछ और मूछ दोनों में अंतर हो जाता है। आज हमारे जो मेहमान हैं वो हमारे जिलाध्यक्ष रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। और अब ये कुर्सी उनके पास नहीं है। तो पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता का राज में, और उम्मीद है आपसे बात करके बहुत आज मजा आने वाला है। जी, तो सबसे पहला सवाल यही है कि जो लोग कुर्सी की बात करते हैं, जी। क्या कुर्सी जाने का कोई मलाल है आपको? क्योंकि कल ही कुर्सी गई है, आज हम आप वार्ता कर रहे हैं। जी। राघवन जी, कल जब हमारी बात तय हुई आपसे कि आपके पॉडकास्ट में आएँगे जनता के राज में, उस समय मैं जिलाध्यक्ष था भाजपा का। रात्रि में भी बात हुई हमारी और जब सुबह आपका फ़ोन आया, तब मैंने आपसे यही कहा कि भाई मैं तो तैयार हूँ, जिलाध्यक्ष का पद नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं अजय सुनील पाठक, अजय भाजपा का कार्यकर्ता, मैं तैयार हूँ। आपने कहा कि मैं भी तैयार हूँ। देखिए राघवन जी, ये कुर्सी क्या ये जीवन स्थायी नहीं है। मैं यहाँ से घर जाऊँगा, मैं पहुँच पाऊँगा अथवा नहीं पहुँच पाऊँगा, ये तय नहीं, निश्चित नहीं है। जब ये जीवन स्थायी नहीं है, तो कुर्सी कहाँ तक स्थायी है? इसलिए पद आते हैं, जाते हैं, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती रहती हैं, लेकिन आपका जो कैरेक्टर है, वो ज़िंदा रहना चाहिए हमेशा। और जो भी काम मिले, वो काम को अच्छे से करना चाहिए। और हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वहाँ पर कहा जाता है कि हर कार्यकर्ता को काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता। तो पार्टी जो भी काम हमको आगे भी देगी, उसको बड़े ढंग से, बड़े अच्छे से हम करेंगे उसको। क्या सुनील पाठक जी को लगता है कि सुनील पाठक जी क्षेत्रीय राजनीति का शिकार हुए? इसमें लगता है कुछ? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में तो राजनीति होती ही है, हम लोग राजनीति में ही हैं। और राजनीति कोई आज से ऐसी नहीं है, ये 5000 साल पहले महाभारत कालीन में तब भी ऐसी होती थी। तो जो राजनीति में आए हैं, वो तो सोच कर आए हैं भाई, कि देखिए आपको निंदा, अपमान, प्रशंसा, माला, ये सब आपको मिलने ही वाला है। और जो लोग आपसे आज नमस्कार करते हैं, हो सकता है कि पद ना रहे तो संख्या में कमी हो सकती है, लेकिन वो आपके लिए अच्छा है कि ताकि जो आपके वेल विशर्स हैं उनको जानने को आपको मौका मिलता है। इसलिए ईश्वर का बड़ा धन्यवाद करना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण से कुंती ने कहा था कि जब मेरे पास कष्ट होता है, मेरे पास दुख होता है, तो मैं आपको याद करती हूँ माधव, और तुम मुझे एक आशीर्वाद दे दो कि मेरे जीवन में इतने दुख आएँ कि मैं तुमको भूलूँ नहीं। तो इसलिए जैसे ईश्वर को याद करने के लिए ऐसा समय ज़रूरी है, ऐसे ही अपने लोगों को चिन्हित करने के लिए कि भाई कौन आपका शुभचिंतक था और आज आपके साथ नमस्ते नहीं कर रहा है, तो वो आपको नॉलेज भी, आपको जानकारी भी गेन होती है। सुनील पाठक जी का अब तक का सफर कैसा रहा है? क्या आप अपने जीवन से अभी तक जो सफर रहा है, सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं? मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। इसलिए संतुष्ट हूँ कि राघवेंद्र जी, मैं बहुत सामान्य परिवार में पैदा हुआ। हमारे एक हमीरपुर अपने ही जनपद का एक गाँव है जखेला कुरारागंज। हमारे जो ग्रैंडफ़ादर थे वो सरकारी टीचर थे और हमारे पिताजी 5 भाई थे। हमारे ग्रैंडफ़ादर भी 5 भाई थे, बड़ा परिवार था और हम लोगों के पास 200-250 बीघे खेती थी, सामूहिक खेती होती थी। हमारे गाँव में सड़क नहीं थी, कांग्रेस का शासन था, सड़क नहीं थी और 6 किलोमीटर लोगों को बारिश के समय पर आधे पाँव से उसमें कीचड़ में जाना पड़ता था। कोई बीमार होता था तो लोग डरते थे कि बीमार ना हो बारिश के समय पर। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से उस गाँव में सड़क बनी, पहली बार। तो पूरा गाँव बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था।
और हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, 5वीं तक अपने गांव में और 10वीं तक कुरारा में ब्लॉक में। फिर हम एक राजाराम इंटर कॉलेज है झलोखर में, वहाँ पढ़े और ग्रेजुएशन हमने किया हमीरपुर के कुछेसा महाविद्यालय से। तो जो सफ़र रहा वो बहुत सामान्य रहा है, बहुत प्रारंभिक तौर पर भी बहुत ऐसा कुछ मैंने अच्छा अचीवमेंट नहीं किया था। परंतु मैं जब जुड़ा वहाँ के प्रचारकों से, आरएसएस के प्रचारकों से, शाखा जाने लगा संघ की, और वहाँ जब हम प्रार्थना करने लगे, तो जहाँ जब हम ये पॉडकास्ट करे इस शहर में राठ में मैं आया था बाल मंदिर स्कूल में, वहाँ पर जब एक डॉक्टर कैलाश विश्वकर्मा जी हमारे उसमें हमारा सत्र ले रहे थे और वो वैदिक गणित का सत्र उन्होंने लिया, तब हमने जाना कि संघ में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही विद्वान हैं, और वहाँ पर जो देश प्रेम की भावना कि नेशन फर्स्ट हमको सिखाया गया, तो मैं संघ से जुड़ा। और जब मैं संघ से जुड़ा तब मेरे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया और हमने सोचा कि जैसा विवेकानंद जी ने कहा है कि जो दरिद्र नारायण की सेवा करना है, गरीबों को सेवा करना है, वही असली ईश्वर है, उसी की सेवा करना मानिए। तो उस समय जब मैं जुड़ा, उनकी किताबें कुछ पढ़ी मैंने, फिर मैं संघ में जुड़ा, विद्यार्थी परिषद में जुड़ा, और झांसी में मैं रहा विद्यार्थी परिषद में संगठन मंत्री। वहाँ अनुभव आया, चूँकि झांसी जो स्टेशन है वो एक जंक्शन है, उत्तर भारत के सब लोग जो दिल्ली जाएंगे झांसी होकर जाएंगे, तो बड़े बड़े प्रचारक रामलाल जी, दत्ता जी, सब लोग आते थे। तो हम लोग भोजन लेकर उनके स्टेशन पर जाते थे भोजन देने के लिए। तो जब भोजन लेके जाते थे तो 4 बातें भी होती थी, कैसे हो आप, क्या पढ़ाई किया आपने। तो जो परिचय आया, तो आज देश भर में कई प्रचारकों से हमारा संबंध है, चाहे वो उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, गुजरात के संगठन मंत्री हो, सबके साथ हमने पार्टी में, संघ में काम किया है। तो एक बड़ा अनुभव आया है जो सामान्य रूप से मुझे नहीं आ पाता अगर मैं संघ में नहीं जुड़ता। तो आपको लगता है कि भविष्य में, अभी आप जिलाध्यक्ष थे पार्टी के, जी जी भविष्य में आपकी किस्मत चमकेगी, आपको भारतीय जनता पार्टी से जी जो हमीरपुर जिला की 2 विधानसभाएं हैं जो 2027 में, जी। क्या सुनील पाठक जी उन कुर्सियों की तरफ देख रहे हैं अब? उम्मीद है कि पार्टी। देखिए ये जब संघ में हम एक गीत गाते थे कि कुर्सी की ओर न ताकेंगे, कांटों की राह हमारी है। यानी संगठन में हमको ये सिखाया गया है कि जहाँ कम वहाँ हम। अगर हमारे पास पार्टी ने जो हमें काम दिया है, अगर हमें पार्टी ने मीडिया प्रभारी बना दिया, मीडिया में लिखना है तो हम अच्छा लिखेंगे, समाचार भेजेंगे। पार्टी ने हमें अगर व्यापार प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया, हम व्यापारियों से संपर्क करेंगे। पार्टी ने एक बार मुझे किसान मोर्चे का भी क्षेत्र का उपाध्यक्ष बनाया था, तब हम लोगों ने ये किसान यात्राएं भी निकाली थी, किसानों से भी मिले थे, किसानों के प्रधानमंत्री फसल बीमा के योजना के फॉर्म भी भरवाए थे। तो हम लोग क्या है कि अपने आप से कुछ तय नहीं करते हैं, हमारे लिए सब कुछ पार्टी तय करती है। और जैसे एक सैनिक के लिए आर्मी तय करती है, वैसे ही हमारे लिए हमारी पार्टी तय करती है। हम सैनिक की तरह उसमें काम करते हैं, जो भी पार्टी तय करेगी। बूथ लेवल का काम करना है तो वो काम करेंगे, जिले में काम करना है तो वो करेंगे, प्रदेश में काम कराएगी तो वो करेंगे, चुनाव लड़ाएगी तो चुनाव भी लड़ेंगे। पाठक जी, आपने बात कही फसल बीमा योजना की। जी फसल बीमा योजना में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है जी और किसान जो है खाद के लिए बड़ा परेशान होता है। जी तो या जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, आप जिलाध्यक्ष रहे हैं, जी कभी उनसे बात हुई हो या आपने अपने स्तर से कुछ किया हो कि किसानों को ऐसी परेशानी ना हो, खाद भी मुहैया प्रॉपर हो, लाठियां किसानों पर ना चले? और जो फसल बीमा घोटाला बहुत बड़े स्तर पर हुआ है महोबा जिले में, जी हमीरपुर जिले में, हाँ। तो क्या कभी कुछ ऐसा रहा है कि आपने मुख्यमंत्री जी को कभी अवगत कराया हो इस बारे में? हाँ, बिल्कुल ये किया है, मैंने भी किया है और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी किया है। ये 2 विषय हैं आपके, एक तो खाद का समस्या का और दूसरा किसानों की बीमा का, फसल बीमा का। तो क्या है कि कोई भी आज के दिन में जल्दी अमीर होने के लिए, फ्रॉड करने के लिए, और वो गरीबों से पैसे मिलें, किसी से पैसे मिलें, कई बार लोग ओटीपी आपसे माँगते हैं, आपके खाते का पैसा ट्रांज़ैक्शन करा लेते हैं। ऐसे जिनके मन में ये रहता है कि बेईमानी करके हम पैसा कमा लें, निश्चित तौर पर ऐसे कुछ लोग हैं जो लोगों ने बीमा कराया किसानों का, और अपना आधार कार्ड और अपना उन्होंने अकाउंट नंबर लगा दिया उसमें। तो जो पैसा किसानों के खाते में आना चाहिए वो उन लोगों के खाते में गया। ऐसे कई लोगों के खिलाफ सरकार ने एफआईआर भी किया है, महोबा के डीएम ने भी किया है। लेकिन जो ये खाद का समस्या बता रहे हो आप, तो एक तो मैं जो मानता हूँ कि हमारे यहाँ भारत में खाद को, जो यूरिया है, डीएपी, पूर्णतः बैन कर देना चाहिए, उसको डालना ही नहीं चाहिए। तो एक तो 2 विषय हैं कि मिल क्यों नहीं रही, और दूसरा ये है कि जो मेरा निजी मानना है कि खाद नहीं डालना चाहिए। मैं दोनों विषय पर मैं आपसे बात करूँगा, क्योंकि आपके जहाँ बैठे हो, यहाँ से 12 किलोमीटर पर एक गाँव पड़ता है जराखर। राघवेंद्र जी, जब मैं जिलाध्यक्ष बना तो
मुझे जानकारी हुई कि उस गांव में जो प्रधान है उन्होंने उस गांव को बहुत अच्छा बनाया है, आईएसओ सर्टिफाइड गांव भी है। तो मैं वहाँ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए उस गांव में गया। मैं टहल रहा था, वहाँ पर गौशालाएँ भी थी, वहाँ पर वॉकिंग स्ट्रीट भी था बढ़िया सा। वहाँ लोग स्वयं से वहाँ सफाई कर रहे थे, सब कुछ अच्छा मुझे दिख रहा था। लेकिन वहाँ एक सच्चाई भी मुझे मिली कि वहाँ पर एक ही गाँव में 30 से ज़्यादा मरीज़ कैंसर के मुझे मिले वहाँ। मैं गया तो मुझे एक शॉकिंग ये लगा कि अपने ज़िले में ऐसा भी गाँव है, जिसको हम आदर्श गाँव करते हैं, वहाँ पर कैंसर है लोगों को। तो मैंने बात की क्यों कैंसर है, तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो यूरिया है वो ज़्यादा डालते हैं, जितना बाकी जगह डालते हैं वहाँ से परसेंटेज यहाँ पर यूरिया ज़्यादा डालते हैं। और यहाँ का जो गेहूँ है वो मंडी में लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं है कि जराखर का गेहूँ है। तो यानी पेस्टिसाइड्स का जो हम डालते हैं यूरिया, वो एक न जब हम उसको फसल पैदा करते हैं तो यूरिया हमारे शरीर में भी जा रहा है, बच्चे जो दूध पी रहे हैं उसमें भी जा रहा है यूरिया, और वो कैंसर जैसी भयानक बीमारी बनता है। तो मैं आज के पॉडकास्ट के माध्यम से जो ये दर्शक हैं, किसान भी हैं उसमें, मेरी बात देख लीजिएगा, आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद लोग यूरिया को तौबा करेंगे, लोग यूरिया नहीं डालेंगे, क्योंकि खेती हमारी बंजर हो रही है, लगातार बंजर हो रही है। बैलों पर आधारित कृषि हम लोग पहले करते थे और 100 बीघे खेती हम लोग बैलों से कर लेते थे। आज हम 10 बीघे खेती बैलों से नहीं कर पा रहे हैं, हम परिश्रम हमारा कम हो गया है, हम पसीना नहीं बहा पा रहे, 4 प्रकार की बीमारी हो रही हैं। फिर हम जा करके वो मशीन खरीद के लाते हैं दौड़ने वाली, ट्रेडमिल लाते हैं। अगर हम किसान हमारा है, वो टमाटर खेत पे पैदा नहीं करता, मिर्ची हमारे खेत पर पैदा नहीं करता है, और वो ऑर्गेनिक चीज़ें फिर बाजार में ढूंढता है, ऑर्गेनिक दे दीजिए। अरे आपके पास खेत है, आपके पास मेड़ है, आपके पास जानवर हैं, तो आप अपनी अच्छी खेती क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नेचुरल खेती की ओर हमको बढ़ना ही चाहिए। जी। पाठक जी, किसान, मैं चूंकि जराखर से, मेरी शिक्षा दीक्षा जराखर से हुई है, और किसान बहुत पसीना बहाता है। सर्दियों में भी आप देखेंगे, हो सकता है ऐसे नज़ारे कि रातों में सिंचाई कर रहा है। तो अब प्रोडक्शन, अगर वो खाद नहीं डालेगा, प्रोडक्शन में कमी आएगी। तो क्या सरकार अवेयरनेस क्रिएट करेगी? जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक लोग की उनकी उपज भी बराबर होती रहे और वो पुराने तरीकों की तरफ लौटें। तो क्या सरकार ऐसे प्रोग्राम? प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाए। उसके लिए उन्होंने कई चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ों के दाम बढ़ाए और कुछ चीज़ों की लागत कम आए। इसलिए क्या है कि एक जो सॉइल हेल्थ कार्ड प्रधानमंत्री जी ने जारी किया कि मृदा का जो ज़मीन है उसकी टेस्टिंग होना चाहिए कि कितनी खाद हमको उसको चाहिए या किस में नहीं चाहिए। तो सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया, कुछ जगह जागरूक किसानों ने बनवाया भी कि हमको खाद डालना भी है कि नहीं डालना है, या कौन सी फसल इसमें हो सकती है ज़्यादा। वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में इसकी सॉइल की टेस्टिंग होती है। वो किसान को कराना ही चाहिए और वैज्ञानिक तरीके से खेती करना चाहिए। जितना अपना बुंदेलखंड है, इतना ही इजराइल है, और जैसी लगभग लगभग यहाँ की जलवायु वैसी इजराइल की जलवायु है। कुछ लोगों ने स्टडी भी वहाँ पर किया है, लोग आज बुंदेलखंड पर भी स्टडी कर रहे हैं, और जो चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं वो चीज़ें यहाँ पर भी हो सकती हैं। कई बार लोग कहते हैं यहाँ पर बाग नहीं लग सकते। मैं जहाँ रहता हूँ कुरारा में, वहाँ से 6 किलोमीटर बाद एक बाग है, पालीवाल जी का आम का बाग है। इतना टेस्टी आम वहाँ पर होता है, उन्होंने लगाया है। उन्होंने 2 बीघे में एक आंवले का पेड़ का बगीचा लगाया है, इतना सुंदर आंवला होता है। सरसई में टमाटर भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए क्या है कि जब हम केवल फार्मिंग पर नहीं होगा, हमको फल भी, सब्जियां भी सब तैयार करनी पड़ेंगी, और हमको पशुपालन भी जोड़ना पड़ेगा। आज बलेनी जो करके कंपनी है, वो दूध बेचती है और किसानों का खरीदती भी है। आज आप देखिए कि आपके जराखर जी की बात कर रहे हैं, राहट में भी 40,000 लीटर रोज दूध आता है किसानों के पास से। तो किसानों को मल्टी लेयर कॉर्पिंग भी करनी पड़ेगी। जैसे सागर में एक अपने अभी एक चौरसिया जी ने, आकाश चौरसिया ने किया है कि 1 एकड़ खेती में एक गाय, और 1 वर्ष में आप 2.5 लाख का मुनाफा कराएंगे, 5 लेयर की अगर क्रॉप करेंगे वहां पर। तो अगर ऐसा किसान करेगा तो निश्चित तौर पर उसको अच्छा फायदा होगा। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं क्षेत्र भर में इस समय जो प्रीतम सिंह किसान जी वाला मुद्दा है, बहुत जोरों से चल रहा है। क्या कहानी थी? और जिलाध्यक्ष जी का फोन भी थाने में पहुंचता है। क्या कहानी थी? आपके माध्यम से भी जनता जानना चाहेगी क्या हुआ उस मामले में, और क्यों इतना लंबा वक्फा जो है लग रहा है। आज भी तारीख लगी है 27 तारीख, कोर्ट में ये मामला लंबित है। देखिए क्या है कि मेरा जब से मैं जिलाध्यक्ष बना हूँ उसको पहले भी, क्योंकि मैं, आपने पहले हम कि मैं आध्यात्मिक प्रकृति का व्यक्ति हूँ और मैं सत्य ही बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अधिकतम सत्य ही बोलूँ। तो वही मैं भी आपके सामने मैं बता रहा हूँ। शायद 18-19 के बीच की बात है, 18-19 के बीच की बात। 3 बजे
मेरे फ़ोन में एक फ़ोन आता है प्रीतम सिंह किसान जी का 3-4 बार। सुबह के 3 बजे की बात? 3 बजे ओके, फ़ोन आता है ओके, मेरे ओके, पास। ओके, ओके, ओके। लेकिन अब 3 बजे तो राघवेंद्र जी आप भी सो रहे होते, मैं भी सो रहा होता हूँ। लेकिन ऐसे 4 बजे मेरी नींद खुली और मैं वॉशरूम गया, लौट के आदमी फ़ोन देखता है, मैं भी देख रहा था, तो उसमें लिखा था प्लीज़ अर्जेंट कॉल मी, शायद अभी पड़ा भी हो। और 2-3 मिस्ड कॉल पड़ी थी प्रीतम सिंह जी की, उसमें 2 मिस्ड कॉल हमारे नगर अध्यक्ष महेंद्र शुक्ला जी की भी थी। तो मैंने वो 4 सवा 4 पर फ़ोन कॉल किया उनको, 2 बार फ़ोन कॉल किया, उनका नहीं उठाया नहीं। फिर मैंने अपने नगर अध्यक्ष महेंद्र शुक्ला जी को फ़ोन किया, तो महेंद्र शुक्ला जी का फ़ोन उठ गया और उन्होंने बताया कि एक ऐसी घटना हो गई है कि पेट्रोल पंप पर एक झगड़ा हुआ है। वहाँ पर प्रीतम सिंह जी को एक फायरिंग करनी पड़ी और उनको पुलिस थाने ले आई है, दोनों पक्षों को थाने ले आई। तो मैंने कहा कि अब क्या स्थिति है? तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी मैं भी चाय पी रहा हूँ, वो भी चाय पी रहे हैं और समझौता हो गया दोनों पक्षों में, अब दोनों लोग कार्रवाई नहीं चाहते हैं। और मुझे उन्होंने समझौता, मैंने कहा समझौते की चिट्ठी भेजो मुझे, तो मेरे फ़ोन में अभी भी है वो समझौते की चिट्ठी, मुझे भेज दी गई। तो लगभग 5 बज गया ये सब बात करते-करते। तो फिर मैंने कहा कि जब समझौता वहाँ हो रहा होगा, तो जब लोग दोनों पक्ष तैयार हैं, अब कोई कार्रवाई होगी नहीं, तो मैं भी चाहता हूँ कि झगड़े नहीं होने चाहिए समाज में, छोटी मुद्दों को लेकर के। तो अ, फिर मैंने फ़ोन काट दिया और मैं 5 बजे सो गया। 1 घंटे का जागा। मैंने कहा दोनों पक्ष छूट जाएँगे। साढ़े 9 बजे जब मैं दोबारा से नहा धो करके तैयार हुआ, तो राघवेंद्र उनका बेटा है और चूँकि हमारे रिलेस मेरे मामा जी के मित्र हैं, तो मैं भी मामा बोलता हूँ उनको और पार्टी के भी जिलाध्यक्ष रहे हैं। तो उनसे मेरा अच्छा संबंध है। तो राघवेंद्र का फ़ोन आया कि भैया और पिताजी को अभी छोड़ा नहीं। तब हमने इंस्पेक्टर को फ़ोन किया अमित को कि यार क्यों भैया जो समझौता हो गया? बोले भैया मैं भी सो गया था रात में, फायरिंग हो गई और सर कहीं ऐसी कोई घटना हो जाती तो मैं बड़ा मेरी नौकरी चली जाती और मैं उनको बिठाया हूँ थाने में, मैं अभी 10 बजे उनको थाने से छोड़ दिया गया। अब उनकी किससे और क्या बात हुई मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन परंतु 2-3 दिन बाद मैं फिर आया वापस एक बार रात और मैं उनसे मिला पेट्रोल पंप पर। वो मिले भी मुझे। फिर एक बार अपने प्रभारी मंत्री भी आ रहे थे, यहाँ पर रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम था। उन वो भी रोड पे रुके, प्रीतम सिंह जी से भेंट हुई, हम लोगों की सबकी भेंट हुई है वहाँ पर। तो उसके बाद अगले दिन हमीरपुर में प्रभारी मंत्री, दोनों विधायक जी और डीएम एसपी और मैं कोर ग्रुप की बैठक थी। बैठक में ये विषय भी आया कि प्रीतम सिंह जी वाले विषय पर क्या करना है। तो पुलिस अधीक्षक जी ने पूरा डिटेल से बताया और भी चीज़ें कुछ बताई और उन्होंने कहा कि भाई बुलाया गया, प्रीतम सिंह जी को बुलाया गया, लेकिन वो हमीरपुर नहीं पहुँचे। और कई बार प्रभारी मंत्री जी ने अपने फ़ोन से भी फ़ोन किया और वहाँ संगठन मंत्री देवेश जी थे, उन्होंने फ़ोन किया। तो उन्होंने पहले बोला मैं आ रहा हूँ, फिर शायद नहीं आ पाए वो, तो 2 घंटे हम लोग बैठे रहे और उसके बाद वो बैठक खत्म हो गई। शायद वो संतुष्ट हो गए होंगे या जो भी हो, परंतु वार्ता नहीं हो पाई। लेकिन नेक्स्ट डे वो फ़ोन उनका ऑफ हो गया, स्विच ऑफ हो गया। बाद में जानकारी मिली कि वो उनके बेटे कोर्ट गए हैं वहाँ पर। तो इतनी घटना मुझे जानकारी है, उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। बाद में जो भी आप लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा जानकारी मिलती रहती है कि ये डेट लगी, वो डेट लगी है। तो अब ये विषय चूँकि पुलिस अधीक्षक और उनके ऊपर जो मुकदमा किया है, वो लोग वहाँ जवाब देंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है, वो ये विषय जानकारी है। पाठक जी, कुछ दिनों पहले एक कैदी की हमीरपुर जेल में मौत हो जाती है। जी। और बाद में उस पे हालांकि कार्रवाइयां भी होती हैं, लेकिन अभी भी परिवार संतुष्ट नहीं है। क्या लगता है आपको, क्या क्या कार्रवाई हुई थी? ऐसा होता कैसे है जेल के अंदर? डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग, सभी लोग बात करते हैं, फिर कैसे ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की जेल में मौत हो जाती है? जी। क्या है कि जेल के अंदर जो लोग बंद हैं, वो सब शरीफ इंसान नहीं है। जेल के अंदर जो बंद हैं, वो सब कुछ न कुछ अपराध किए हुए लोग वहाँ अंदर होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनोसेंट, वो भी बंद हो जाते हैं, जो किसी ने शिकायत दर्ज की है और कोई महिला ने अथवा तो किसी और व्यक्ति ने, तो थोड़ा होता है परसेंटेज, मैं मानता हूँ इस बात को। कुछ इनोसेंट रहते हैं, बाद में कोर्ट से वो छूट जाते हैं, परंतु मैक्सिमम लोग वहाँ वही होते हैं। वहाँ क्या हुआ कि उस दिन भी मैं किसी कार्यक्रम में, एक कोऑपरेटिव के कार्यक्रम में मैं आया हुआ था मुस्करा। मुझे जानकारी मिली कि एक पूर्व आईपीएस अधिकारी जुगल किशोर जी हमीरपुर आए हैं, तिवारी जी, और वो पोस्टमार्टम हाउस गए। वहाँ पर देखा गया कि एक बंदी की मृत्यु हो गई थी। तो वहाँ पर बहुत लोग, सारे और भी लोग गए थे, रोड जाम था।
हमारे सदर के विधायक जी वहाँ पर उपस्थित थे। तो चूँकि यही छपा था पेपर में और वही जानकारी भी हमको थी कि भाई कैदी की मृत्यु हो गई, तो हो सकता है झगड़े से हो गई, क्या हो गया वो तो मुझे नॉलेज नहीं थी। लेकिन रात्रि में 10 बजे मेरे पास अपर पुलिस अधीक्षक है मनोज गुप्ता जी का फ़ोन आता है, जब मैं यहाँ से वापस जा रहा था मौदा होते हुए 10 बजे के पहले, कि अध्यक्ष जी वो ऐसा-ऐसा प्रकरण जो हो गया, जानकारी आपको है? मैंने कहा देखो मुझे अभी पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं अभी उनके घर जा रहा हूँ, आपने बोला है तो मैं एक बार बात करता हूँ क्या है। तो उन्होंने कहा कि एक बार अंतिम संस्कार तो ये परिवार कर ले, बाकी हम लोग तो कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। तो मैं उनके परिवार में गया तो जो अनिल द्विवेदी जिनकी हत्या हुई थी, उनकी पत्नी बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी और उन्होंने वो वीडियो दिखाए मुझको, जिसमें उनकी पीठ में मारने के बहुत निशान थे। पूरी पीठ में मारने के निशान थे, उनके बैक साइड में निशान थे। तो वो देख कर के कोई भी क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा मेरे पास, तो मैंने उस समय फ़ोन किया उनको। मैंने कहा देखिए मैंने पूरा वीडियो देख लिया है और इसमें 100% कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि उनका परिवार जो चाहता है वही होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जेल अधीक्षक शायद नहीं थे वहाँ पर, छुट्टी में थे, तो उनके जो छुट्टी में थे तो वो उसको आप ठीक है छोड़ दीजिए, लेकिन जेलर वहाँ पर थे केपी चंदेला। तो भाई एक्चुअली में क्या हुआ कि वहाँ उन्होंने बताया, उनकी जो पत्नी है पूजा, उन्होंने बताया कि कुछ कैदी आए थे वहाँ पर पेशी में, तो उन्होंने चिल्ला-चिल्ला कर बोला कि वहाँ पर जेलर ने पिटवाया है और केपी चंदेला ने बार-बार पिटवाया है। और अब वो सत्य है कि असत्य मुझे नहीं पता, हो सकता है कि कैदी किसी वजह से बोल रहे हों, उनको कुछ सुविधा नहीं मिल रही हो, जो भी, वो तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। तो मेरी वहाँ पुलिस कप्तान से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि इसमें जुडिशियल इंक्वायरी हम लोग पुट अप करते हैं, डीएम ने उसका आदेश भी कर दिया है, तो उसकी जुडिशियल इंक्वायरी भी हो रही है। अब जो सत्य फैक्ट क्या थे, उसमें क्या हुआ कि जो परिवार ने कहा था, जो एप्लीकेशन परिवार ने दी थी, वो एज इट इज़ वो एफआईआर भी हुई और जो पहले 2-3 लोगों का निलंबन हुआ था, बाद में जेलर का भी निलंबन हुआ वहाँ पर। इतनी कार्रवाई और सेम डे कार्रवाई हो गई। योगी जी की सरकार में है ना कि जो घटना हुई तुरंत कार्रवाई भी हुई उस। एक और कांड है पाठक जी, बौखर में एक महिला की हत्या हो जाती है जी। और आप गांव पहुंचते हैं, वो परिवार भी पलायन कर जाता है गांव से। और चूंकि कमेंट भी सोशल मीडिया पर बहुत सारे आए हैं, हाँ। उनकी बेटी का पूजा का भी कमेंट है कि सीबीसीआईडी के लिए जी, जी। आपने कहा था। हाँ, हाँ। तो उस मामले में क्या हुआ? अभी तक खुलासा पुलिस नहीं कर पाई है, उसमें क्या एक्शन हो रहा है, क्या होगा, आपको क्या लगता है? उसमें अभी जाँच चल रही है और जाँच में कुछ बिंदु मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ बिंदु मैं बता भी सकता हूँ। क्योंकि अभी जाँच पूरी नहीं हुई है, मैं पहले बोलूँगा तो जो अपराधी लोग हैं वहाँ तक खबर पहुँचेगी। लेकिन मुझे उसमें काफ़ी जानकारी है। क्या हुआ कि घटना हुई नवरात्रि के पहले दिन। उस दिन हम लोग नारी सुरक्षा के लिए एक रैली निकाल रहे थे हमीरपुर से और उस दिन लड़कियां निकल रही थीं और उसमें कप्तान को भी आना था। तो यहाँ से बौखर में ही वो घटना हुई और मर्डर हुआ और वो कप्तान साहब यहाँ से वहाँ हमीरपुर पहुँची और उन्होंने मुझे ब्रीफ किया कि मिशन शक्ति के पहले दिन ही और कैसी घटना हो गई महिला के साथ। तो पहले कुछ शंकाएँ हुई 2-3 लोगों के ऊपर पे और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन लोग कर रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि 2-3 दिन, 4 दिन में इसका मामला आएगा सामने या वो परिवार तहरीर देगा, किसी के खिलाफ तो होगा कुछ। लेकिन जब 1 हफ्ते 10 दिन में कुछ हुआ नहीं, त्रयोदशी भी हो गई, तो मुझे लगा कि भई एक बार मुझे परिवार से मिलना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। तो मैंने वहाँ अपने मंडल के अध्यक्ष को फ़ोन किया, वहाँ के ब्लॉक प्रमुख को फ़ोन किया कि भाई मैं बौखर जाना चाहता हूँ और मैं उनके परिवार से भेंट करना चाहता हूँ। फिर जानकारी मिली कि वो पूरा परिवार, एक्चुअली में वो जो बेटी है वो नौकरी करती है रेलवे में पूजा, और एक और बेटी है वो पुलिस में है और पत्नी एक्सपायर हो गई, तो जो उनके पूजा के जो पिता थे, अब वो अकेले घर में त्रयोदशी के बाद की भोजन कौन बनाएगा, तो अपनी वो बेटी के यहाँ गोहांड में वो स्टे किए होते, कोई पलायन नहीं किया था उन्होंने, क्योंकि अब घर में जब कोई भोजन बनाने वाला नहीं है तो वो कहीं न कहीं रिश्तेदारी में जाएगा व्यक्ति। तो फिर हमने संपर्क किया, तो उस पूजा के जो बहनोई साहब हैं, वो वहाँ पर आए थे घर पर। ताला खोला उन्होंने, मैं अंदर गया वहाँ पर। तो उनका जो घर था, आपने भी देखा होगा, घर आउटसाइड था बाहर पर और उसमें जो बाउंड्री वॉल बनी हुई थी और बीच में बहुत बड़ा आँगन था और उसके आँगन के चारों तरफ कमरे बने हुए थे और एक कमरे से निकाल के दूसरे कमरे में घसीट के मारा मारा गया गया है है। और सिर में कुछ पत्थर से चोट पहुँचाई गई है, कुचल के मारा गया है। अब वो कुछ इंटेंशन हो सकता है, अब उस गाँव का भी व्यक्ति हो सकता है, परिवार का हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है या बाहर का भी कोई हो सकता है, वो तो इंक्वायरी का विषय है।
उसमें मैंने वहाँ जब पूछा तो जिस पर पुलिस को संदेह था, उस पर परिवार कार्रवाई के लिए तैयार नहीं, कि नहीं ये नहीं हो सकता। पुलिस जहाँ तक पहुँचती है, क्योंकि एक्चुअल एविडेंस नहीं है वहाँ पर। वहाँ पर जो कैमरे लगे हैं 3 तरफ से, चूँकि सामने कोई कैमरा नहीं लगा, पीछे से एक कैमरा लगा है, तो वहाँ से कोई आया नहीं है। तो जहाँ कैमरा नहीं लगा वहाँ से आया होगा कोई व्यक्ति, ऊपर गया होगा। और उस दिन पूरी फैमिली चित्रकूट गई थी, तो वो अकेले थीं। तो कोई गवाह वहाँ पर नहीं है, कैमरे में भी नहीं मिल रहा है। लगभग 12,000 फ़ोन की लोकेशन पूरी ट्रेस की गई, एक-एक फ़ोन की ट्रेस की गई है। एक व्यक्ति उसमें ऐसा मिला कि अहमदाबाद गया फ़ोन, तुरंत ही रात में वापस आया है, दूसरे दिन। तो पुलिस ने उसको पकड़ा, बाद में पता चला कि वो पेपर देने अहमदाबाद गया था, बच्चा कोई बालक, उसको छोड़ा गया। यानी पुलिस हर एक एंगल पर वहाँ काम कर रही है, और निर्दोष को भी पुलिस वहाँ फँसाने, किसी को पकड़ के डाल सकती है जेल में, लेकिन जब तक पूरा निकल ना आए कंक्लूज़न, तब तक किसी को आप नहीं बोल सकते। या फिर वो परिवार तहरीर दे कि हमको संदेह है कि इनके ऊपर संदेह है, तो पुलिस तुरंत कार्रवाई कर देगी। लगभग 25 से 30 लोगों से वहाँ गाँव में पूछताछ की गई है, पूरा उनकी पूरा रिकॉर्ड माँगा गया है, लेकिन अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो इसीलिए मैंने वहाँ बोला था इस बात को कि अगर पुलिस नहीं कर पा रही है, तो सीबीसीआईडी की हम लोग जाँच करेंगे। मैंने वहाँ से जाने के बाद तुरंत ही एक मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के यहाँ एक बहुत सारे पत्र आते हैं, और मैं कुछ दिन पहले ही उनसे मिलकर आया था। तो क्या है, मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो भेंट करने का क्रम रहता है, वो कुछ समय बाद फिर दोबारा से मिलता है। क्योंकि हम ही मैं रोज़ मिलता रहूँगा, तो बाकी ज़िले के लोग और सब नहीं मिल पाते, और बिहार का चुनाव भी उस समय चल रहा था। तो वो जो मैंने बात वहाँ बोली थी कि मैं सीबीसीआईडी जाँच में चाहता हूँ कि एक बार हो जाए, तो कुछ चीज़ें शायद निकल कर सामने आ जाएँ, कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ जाएँ जो दोषी को सज़ा मिल सके। कि बहुत दुखद घटना हुई थी, बीभत्स घटना हुई थी। लेकिन उसके बाद पूजा जब वापस आईं, तो वो मेरे ऑफ़िस आईं, बीजेपी ऑफ़िस आईं। तो वहाँ आईं, तो मैंने तुरंत ही पुलिस कप्तान से फ़ोन पर बात की, और वो उस दिन वहाँ उपलब्ध नहीं थीं। अगले दिन उनकी भेंट हुई, उन्होंने कुछ चीज़ें उनको दिखाईं। कुछ जाँच भी दिखाए, कुछ कैमरे की रिकॉर्डिंग भी दिखाई, कुछ तथ्य भी दिखाए, और उनकी एसपी से मैंने बात भी कराई, और उनकी बात हुई थी। लेकिन उसके बाद मुझे जानकारी मिली कि अभी कुछ ने कैंडल मार्च निकाला है, और क्या है कि स्वाभाविक है, लोगों के मन में आक्रोश होता है, इतनी बड़ी घटना हुई है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि पुलिस उस घटना में इन्वॉल्व थी, अथवा अपराधी का संरक्षण पुलिस कर रही है। क्योंकि जब वो कोई नाम लिख कर देते परिवार के लोग, और पुलिस उसको ना पकड़ती, तो ये माना जाता कि पुलिस संरक्षण दे रही है। तो इसमें पुलिस की कहीं संलिप्तता नहीं नज़र आ रही है, और ये क्या है कि उसमें कोई एविडेंस अभी तक मिला नहीं है पुलिस को, इसलिए। पाठक जी, पलायन की बात कहें तो पूजा ने ऑन रिकॉर्ड हमसे ये बात कही थी, पूजा जी ने, कि मेरी माँ को मार दिया गया, अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए, पता नहीं पुलिस को चला है। तो अगर पिताजी रहेंगे यहाँ पर, तो मजबूरी है कि मुझे इन सब को, या पलायन कहें, कि पिताजी यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी जान पे भी खतरा है, ये पूजा ने कहा था। हालांकि आपने जो बात कही, है कि भावनात्मक जब व्यक्ति होता है, तो उसको ये समझ में नहीं आता कि उसके लिए सब बात है कि वो लोग घबराए हुए थे। किसी घर में कोई भी मर्डर होता है तो घबराया हुआ व्यक्ति होता है। लेकिन कोई थ्रेटन पुलिस के द्वारा भी नहीं दिया गया, कोई गाँव के द्वारा भी कोई धमकी किसी परिवार को दी नहीं गई। मैंने पूछा वहाँ, बहुत सारे लोगों से पूछा, और मुझे लोगों ने बताया कि इतने लोगों को पुलिस ने बुलाया है, और पूछताछ के बाद किसी से 1 रुपए भी किसी ने पुलिस ने लिया नहीं है। नहीं तो लोगों को छोड़ने के नाम से 20,000 रुपया, 30,000 रुपया, कई बार ऐसा पहले आता था समाजवादी पार्टी की सरकारों में। लेकिन किसी से भी आप फिर पता कर लीजिए, गाँव में किसी से कोई पैसा भी नहीं लिया गया, और पूरी फेयर उसकी एक जाँच वहाँ चल रही है अभी। पाठक जी, इसी पे आ जाते हैं कि कोई भी मामला थाने में होता है, आज भी जो लोग देख रहे हैं, और कोई भी मामला हो, छोटा मामला हो, बड़ा मामला हो, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की भी किरकिरी होती है, और पुलिस विभाग की भी, कि कोई भी मामला हो पुलिस पैसा डिमांड करती है। तो ऐसा आखिर क्यों होता है, और क्या ये संभावना है कि आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले समय में, पार्टी में आप हैं, हो सकता है दोबारा से उस पद पर काबिज हो, शुभकामनाएं आपको, तो क्या ऐसा संभव है कि ये चीज बंद हो सके, बंद ना हो तो कम हो सके? पैसे का लेन-देन। बिल्कुल। क्या है भैया, व्यक्ति के जो संस्कार होते हैं, वो जीवन भर साथ चलते हैं। मैंने उस ज़माने में भी, जब समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का दौर था, उसमें भी मैंने एक इंस्पेक्टर देखे, मिश्रा जी थे, अयोध्या में पोस्टिंग थी। हमारे मनोज कांत मिश्र जी के बड़े भाई थे। तो मैंने कहा कि भाई साहब, आप अयोध्या में इतने साल से? तो उन्होंने कहा, भाई मैं चाहता हूँ कि मेरा ट्रांसफ़र यहीं, बड़े रोज़ रामलला का दर्शन होता है, और मैं अपनी सैलरी में गुज़ारा कर लेता हूँ, आवास में रहता हूँ। उसमें मैंने ईमानदार अधिकारी देखे हैं।
और लालू यादव के ज़माने में भी जो अपने डीएन गौतम सर थे, वो आईपीएस थे महोबा के। उन्होंने भी 300 लोगों की नौकरियाँ दी थी और लालू यादव के विपरीत जाकर के सोची, उनको नौकरी दे दी थी, फिर उनको वहाँ से हटा दिया गया था। बाद में वो डीजीपी बने, नीतीश कुमार की सरकार में। ये पहले भी जब भ्रष्टतम सरकारें थी तब भी ईमानदार लोग थे और आज जब ईमानदारी सरकार है तब भी कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं। क्योंकि जिन लोगों को लगता है कि मैं जल्दी मेरे 2-3 मकान बन जाएँ, मेरी जल्दी बड़ी गाड़ी आ जाए, तो वो क्या करता है अपनी नौकरी को भी रिस्क में ले लेता है और मैं पैसा ले लेता हूँ और बाद में जलील भी होते हैं। एक घटना यहाँ राठ में भी आई थी, एक एसआई थे और उन्होंने एक कार्यकर्ता से और कुछ पैसा ले लिया था। मुझे जानकारी मिली तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा, "भई गरीब आदमी से आप पैसा ले रहे हो।" ख़ैर अभी अगर गलती स्वीकार कर लो तो उसने पैसा वापस भी किया। वापस भी किया पैसा। मैंने कहा अगर स्वीकार कर लो आप, सर्किट हाउस की बात है, ठीक है? मैं किसी की नौकरी नहीं लेना चाहता हूँ, चूँकि नैलड़ बड़ी मुश्किल से नौकरियाँ मिलती हैं और छोटी गलती को माफ़ कर देना चाहिए। मैंने कहा कि आगे से किसी गरीब से भाई, आप 20,000 रुपए ले रहे हो, कैसे पैसा लाया है वो? तो देखिए जो करप्शन है, वो लोगों के ब्लड में घुस गया है करप्शन। और मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे कि भैया मेरा लाइसेंस बनवा दीजिए, भैया ये पैसा रखा है, ये पैसा रखा है। एक कार्यकर्ता कार्यकर्ता नहीं था, वो मतलब कार्यकर्ता परिवार से आया तो वो बोले पैसा रख लीजिए। मैंने कहा कि आप पैसा क्यों दे रहे हो? कह रहे सर लाइसेंस बनवा दीजिए। तो हमने कहा यार ये बिज़नेस है क्या मेरा? ठीक है, एक तो लाइसेंस बड़े मुश्किल से बन रहे हैं और मैं पहले अपने वर्कर का लाइसेंस बनवाऊँगा। तो लोगों के ब्लड में आ गया कि ज़बरदस्ती लोग पैसा देना चाहते हैं आपको, आप काम करिए। काम करने के बाद मैंने एक कार्यकर्ता का काम कराया। उसका एससी की ज़मीन उसको खरीदनी थी, सर्टिफ़िकेट वो एनओसी मिलता है, मिल गया। तो बाद में बोला भाई साहब मैं स्टेनो को 2,000 रुपए दे आऊँ, ठीक है ना? तो ये क्या है कि करप्शन एक लोगों के ब्लड में घुस गया था। तभी प्रधानमंत्री जी ने बार-बार ये कहा है कि जो भी लेन-देन हो लोगों की वो ट्रांज़ैक्शन ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन, यूपीआई ट्रांज़ैक्शन हो। उसके पहले कांग्रेस सरकार में मंत्री बोले, कैसे आप यूपीआई ट्रांज़ैक्शन की बात करते हैं? लोगों के यहाँ नेटवर्क नहीं है। लेकिन आप ये देख रहे हो यूपीआई ट्रांज़ैक्शन होने लगा तो आज सब्जी वाला, ठेला वाला, चाट वाला ₹20 ₹50 यूपीआई ट्रांज़ैक्शन ले रहा है। जो यूपीआई ट्रांज़ैक्शन होगा वो करप्शन उसका ऑन रिकॉर्ड रहता है कि कितना आप कर रहे हो। इसीलिए बड़े नोट जो रामदेव बाबा जी कहते थे कि बंद होना चाहिए, मैं भी उसका पक्षधर हूँ। ₹2000 का नोट लगभग बंद ही हो गया है और मैं ये भी मानता हूँ कि 500 के नोट भी बंद होने चाहिए, ₹100 होना चाहिए। बाकी जो भी हो आपके अकाउंट से ही लेन-देन होना चाहिए। और दूसरा समाज में नए लड़कों को और यूथ को ये भी समझना चाहिए कि गलत पैसा जब हमारे पास आएगा, मैंने राघवेंद्र जी अपने जीवन में ऐसे 50 लोगों को देखा है, जो बिलियनियर, मिलेनियर हैं, पैसा बहुत है लेकिन सुख नहीं उनको, क्योंकि गलत तरीके से पैसा आया। गलत जो संपत्ति आती है आपको सोने नहीं देती है। वो तो आपके या तो आपके परिवार में, अपने बच्चों में गलत बैड इफ़ेक्ट डाल के जाती है। आप उदाहरण देख लेना, जितने भी बेईमानी से लोग पैसा कमाते हैं, उनके पुत्र में या तो बीमारी आ जाएगी। मैं ये मानता हूँ अध्यात्म और मैंने उदाहरण भी देखा है। तो गलत जो पैसा आता है वो आपको सोने नहीं देता है। इसलिए जब ये कैरेक्टर लोगों के अच्छे हो जाएँगे, क्योंकि सरकार ने नियम तो बना दिया है, लेकिन फ़ॉलो कौन कराएगा? लोग फ़ॉलो कराएँगे। इसलिए लोकतंत्र में केवल जनता जो है ना, जब पुलिस वाला जाता है कचहरी तो वो जनता हो जाता है, उसको मुकदमा लड़ना है। जब वकील जाता है थाने तो वो जनता हो जाता है। जब वो दुकान में आता है सामान लेने तो ये जनता हो जाता है, वो व्यापारी हो जाता है। इसलिए सब जगह अगर समाज में मूल्य आधारित होंगे, वैल्यू, पहले आदमी की बात की वैल्यू होती थी राघवेंद्र जी। हमारे पिताजी और बाबा जी पहले बोल देते थे कि कल सुबह आपको 20,000 रुपए देंगे, तो लोग रात में सो जाते थे कि लोग हमें पक्का 20,000 रुपए मिलेगा, चाहे हम रिज़र्व बैंक से निकाल के लोग लाएँ। लेकिन आज रात में बोल देते हैं कि देंगे, तो लोग रात भर सोचते हैं कि देगा कि नहीं देगा। यानी मूल्यों में ह्रास हुआ है, वैल्यू में थोड़ा-सा कमी आई है लोगों की। ये समाज में भी आई है, पुलिस में भी आई है, सरकारों में भी आई है। पाठक जी, बाबा जी से कैसे रिश्ते थे आपके? कोई किस्सा सुनाइएगा जो आपके दिल के बहुत करीब हो। आपके जो बाबा जी हैं, आपके दादाजी, तो कैसे रिश्ते आपके रहे हैं और उनसे क्या-क्या सीखा है आपने? और कोई एक आध किस्सा सुनाइए उनका जो आपके दिल के करीब हो। मेरे बाबा सरकारी टीचर थे और मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था। तो हमारी जो क्लास टीचर आईं, तो उन्होंने कहा, मिथिलेश जी नाम था उनका, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें तो सब आते हैं, पहाड़े आते हैं, गिनती आती, सब आते हैं, तुम तो चौथी कक्षा में जा सकते हो, लेकिन अपने बाबा से लिखवा के ले आओ। तो मेरे बाबा रोज़ ब्लॉक कुरारा जाते थे वहाँ पढ़ाने के लिए। साइकिल वो चलाते नहीं थे, साइकिल ऐसे हाथ से लेके जाते थे और बाहर जब पहुँचते तब चलाते थे थोड़ा-सा और फिर वो जाते थे आगे। तो मैं दौड़ते-दौड़ते पहुँचा कि बाबा निकले हैं। तो वो हमारे क्या कर रहे थे, एक हमारे गाँव में एक महिला थी, वो दलित समाज की थी, वाल्मीकि समाज की महिला थी और उसका कोई ट्रैक्टर निकला होगा तो पैर उसका टूट गया था। तो बाबा हमारे उनको लेकर के
और ट्रैक्टर में बिठा करके उसको उस साइकिल से जा रहे थे। तो बोला अभी नहीं, कल मिलना, तो अभी काम से जा रहे हैं हम, कल कल करेंगे तुम्हारा। और लौट करके उसका फ्रैक्चर सही करा करके आए। और जब साथ में आए तो थोड़ा मखाने सब ड्राई फ्रूट लेकर आए वहाँ से। उस समय पर मखाने खीर तो बड़ी चीज़ थी ना भाई, कोई फल खरीदता तो लगता था कोई बीमार है क्या। तो वो ला करके वो लाए और घर नहीं आए, सीधे उसी वाल्मीकि समाज की महिला के यहाँ वहाँ देकर आए। और उसमें भाभी, वो उनको बोलते भाभी ये सामान रखा है। और गांव में एक गाय का दूध था, तो आधा किलो बोले गाय का दूध रोज इसको देना है जब तक इसका पैर न ठीक हो जाए। तो क्या कि मैं उस 2 दिन में बाबा बाबा के साथ रहा। वो बाबा उसी, हमारे जो ग्रैंडफ़ादर थे, उसी की सेवा में रहे। वो हमसे उन्होंने इसलिए बात नहीं की कि वो उसकी तकलीफ़ देख रहे थे वो। तो हमने उनके से सीखा है कि गरीबों को कैसे मदद करना है। फिर उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी छोटी-सी कि प्रिय बेटी मिथिलेश, और ये मेरा नाती है, इसको चौथी कक्षा में प्रवेश कराएँ। तो वो प्रवेश मेरा मैं जंप कर गया, 3 का क्लास नहीं दिया, 4 में आ गया। लेकिन मैंने अपने पास से देखा कि गरीबों की, हमारे पापा की उस समय तनख्वाह होगी 3000 रुपये, 32 रुपये सरकारी तनख्वाह होगी। लेकिन उस समय 400-500 रुपये उन्होंने उस महिला पर खर्च किया, क्योंकि मन के अंदर करुणा थी, भाव था कि गरीबों की सेवा करना है। तो वो मैंने अपने बाबा से जीवन में सीखा है। और दूसरा, एक बार मैं दुकान गया था और एक सिक्का उन्होंने मुझे दिया। या नोट था, सिक्का था, तो वो खराब था। मैं गया उस दुकान में, सामान लेकर आया, वो सिक्का मैं दे आया। तो सिक्का देने के बाद सामान लेके आया तो बोले कि यार, अरे यार वो सिक्का तुम्हें दे दिया क्या मैंने? वो सिक्का तो खराब था, वो खोटा सिक्का था। और वो वापस ला उससे। दुकानदार से मैं गया भैया, तो मैंने कहा कि वो मिल नहीं रहा। बोले नहीं, खोजो उसको। तो खोजा पूरा, तो वो खराब सिक्का मिला। बोले नहीं, उसको अच्छा सिक्का दे के आओ। और बोले ये कभी मत करना, चीट मत करना कभी किसी से। तो वो भी मैंने बाबा से अपने सीखा कि किसी के साथ मतलब फ्रॉड नहीं करना, चीट नहीं करना। और वो सिक्का मैं वापस वो लेकर आया। और हमेशा सत्य बोलते थे। वो बोलते थे कोई भी गलती करो, कितना भी कुछ भी टूट जाए, फूट जाए, गलती हो जाए, कुछ भी गलती कर दो तो अपनी मम्मी से ज़रूर बताना तुम जाके। तो हम लोग बताते थे। और रात में क्या होता था कि जब वो आते थे लौट के, तो रात हो जाती थी, साइकिल से आते थे, तो हम लोग इंतजार करते थे कि बाबा के झोले में कुछ मिलेगा आज, अमरूद मिल जाएंगे, कुछ मूंगफली मिल जाएगी, जो भी लाते थे तो लाते थे बच्चों के लिए। और हमारे पास उसमें 4-5 गाय थी, भैंसें थीं, दूध बहुत होता था, सब दूध पीते थे। और जब भोजन वो करते थे, भोजन करने के बाद लेटते थे, तो हम और हमारे छोटा भाई और 1-2 लोग उनके पैर दबाते थे बाबा के, तो वो फिर कहानी सुनाते थे। तो कहानी सुनाते थे तो कभी-कभी वो एकलव्य की कहानी सुनाते थे। एकलव्य ऐसा था कि जिनके गुरु भी नहीं थे, और उनको द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी वो उनका मूर्ति बना करके सीखे। तो वो हमको कहानी रोज़ सुनाते थे। तो हमको जो रामायण था, महाभारत, इनकी एक-एक कहानी हमको कंठस्थ हो गई थी। और शाम को बोलते थे कि पूरा परिवार बैठ करके रामचरितमानस के 5 दोहे पढ़ना है। और हम लोग जब पढ़ते थे, तो कई बार क्या होता था कि जल्दी पढ़ने के चक्कर में कुछ हम गलत पढ़ जाते थे, तो बाहर से टोकते थे, "ए, रुको, ये चौपाई यहाँ से नहीं है, यहाँ से चौपाई पढ़ो, इसको पूरा करो।" यानी उनको बहुत सारी चौपाइयाँ याद थी उनको। और जब वो सुबह स्नान करते थे, तो पूरा जो सुबह का जो उनके श्लोक होते, चौपाइयाँ थी, वो पूरा करते थे। तो हमें कई लोगों को वो याद भी हो गई थी। तो उनका बहुत आदर्श जीवन रहा, बहुत मितव्ययता से रहे। वो जीवन भर मुझे लगता है बहुत कम कपड़े उन्होंने खरीदे होंगे, और लेकिन खादी का कुर्ता और धोती पहनते थे। कोई भी संत गाँव में आता था तो उसको घर पे लाते थे भोजन कराने के लिए। तो हमारी माताजी हमारी भोजन बनाती थीं, तो भोजन कराती थी। तो जो संस्कार मेरे बाबा जी के से मैंने सीखा, वो मैं अपने आप में फ़ॉलो करता हूँ। तो आज जो भी संत आते हैं, महात्मा आते हैं, मुझे बड़ा प्रेम होता है, और उनसे कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को मिलता है। एक बाबा जी आए, महंत जी, मैं हाई स्कूल की परीक्षा देकर आया था, तो मुझसे वो बोले मैं ज्योतिषाचार्य हूँ। और बोले अरे तुम्हारा तो हस्तरेखा देखी, बोले तुम तो फेल हो जाओगे हाई स्कूल में। मैंने पेपर उस समय दिए नहीं थे। तुम तो फेल हो जाओगे हाई स्कूल में, पढ़ाई नहीं कर रहे हो तुम सही से। हम तो फेल हो जाएंगे। हम पढ़ने लगे, सब छोड़ दिया खेलना वेलना, बहुत ढंग से पढ़ने लगे। तो जब मैं पास हो गया, हालांकि उस समय सेकंड डिवीजन आना ही कठिन था। 60 लोगों में केवल 5 लोग हम पास थे, 55 लोग फेल हो गए थे। ऐसा रिजल्ट उस समय आता था 99 में। तो हमने कहा बाबा जी अब आएंगे, जब बद्रीनाथ के बाबा जी हैं, जब आएंगे हमें बताऊंगा उनको कि आप कर रहे थे फेल हो जाएंगे। अगली बार वो फिर आए, फिर हम गेहूँ गाँव में इकट्ठा किए। तो हमने कहा महाराज जी आप कर रहे थे फेल हो जाओगे। बोले बेटा अगर हम ना कहते तो तुम फेल हो जाते। बोले हम ना कहते तो तुम फेल हो जाते। उस दिन से तुमने खेलना बंद कर दिया, पढ़ाई करना शुरू किया, तो तुम पास हो गए हो। बोले 55 लोग फेल हो गए हैं तुम्हारी क्लास में। तो क्या था कि जो ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि बच्चों को कैसे हम प्रोत्साहन करें, अच्छी चीज़ क्या है, गलत चीज़ क्या है, वो परिवार से ही लोगों को सीखने को मिल रही है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा उन व्यक्ति के बारे में जो आपके बिना कहे आपकी गाड़ी साफ करने लगते हैं और उनके रूटीन में आ जाता है, उनका किस्सा सुनाइएगा। ऐसा क्यों होता है?
राघवेंद्र जी, क्या है कि मैं कुरारा मेरा नेटिव प्लेस है, मतलब जखेला गांव है, कुरारा में माता पिताजी रहते हैं। जब मैं जिलाध्यक्ष बना तो कई बार 2-3 बार मुझे हमीरपुर आना पड़ता था। तो मैंने सोचा कि मैं हमीरपुर में रहता हूँ, बेटी का एडमिशन करा लिया। तो मैं जब सुबह शाखा जाता हूँ आरएसएस की, तो वहाँ बगल में एक सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल है, 6 बजे शाखा जाता हूँ मैं। जब मैं वहाँ से लौटता हूँ तब तक वो एक सफाई कर्मचारी वहाँ मोहल्ले में सफाई करता है, तब तक उसका भी समापन का समय हो जाता है। तो पहले दिन जब मैं आया तो मैंने उससे कहा कि भाई चाय पी के जाइए। बोले नहीं भाई साहब, हम चाय नहीं पीते। अरे हमने कहा बैठ के चाय पी जाओ। तो क्या कि बच्ची के जाने का स्कूल का समय होता है, तो मैंने स्वयं चाय बनाई और एक बार उसको बुलाया, अमित नाम है उसका। उसने कहा भाई साहब मैं भी कुरारा ब्लॉक का रहने वाला हूँ, सिक्योरिटी का। तो मुझे और अच्छा लगा, लेकिन फिर भी मैंने बैठाया तो कुर्सी पर नहीं बैठ रहा था वो, मैं बैठिए भैया बैठ। फिर हमने चाय पी जब, तो चाय पिया तो कुछ मुझे अच्छी चीज़ें भी वो बताने लगा अपनी चीज़ें। तो चाय पिए, थोड़ा डरते हुए चाय पिए, लेकिन अब हम लोगों का अभ्यास ऐसा आ गया है कि कभी मैं चाय बनाता हूँ, कभी हम लोग टहल के बाहर और कुल्हड़ की चाय पीते हैं। लेकिन मुझे कई चीज़ें उससे सीखने को मिलती हैं, वो कई हमको चीज़ें बताता भी है, क्योंकि जो ग्राउंड पर है नीचे उसको ज़्यादा नॉलेज है। वो इसलिए मैं कर पाता हूँ क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कुंभ में जा कर के और महंतों का तो आशीर्वाद लिया ही था, साथ ही ऐसे सब लोगों का जो गंदगी साफ कर रहे थे, सफाई कर्मचारी थे, उनके पैर धोए थे और तौलिया से साफ किए थे। और उन्होंने एक बात कही थी वहाँ पर कि जब वो गुजरात में थे तो उनकी माँ ने बोला, इन्होंने बोला कि माँ वो कूड़े वाला आ गया है। तो उनकी माँ ने कहा नहीं बेटा, ये कूड़े वाला नहीं है, कूड़े वाले तो हम हैं, हम कूड़ा फेंकते हैं, ये तो सफाई वाला है, सफाई करता है। तो मेरे मन में भी ये बात आई कि जो सफाई करता है वो महान है, कि जो गंदगी करता है वो महान है। तो हम सब गंदगी करते हैं, कूड़े में अपने पैकेट फेंकते हैं, प्लास्टिक फेंकते हैं, कचरा फेंकते हैं, वो उसको साफ करता है तो वो महान है। जैसे हमारी माँ हमको साफ करती है, ऐसे वो भी साफ करता है। तो इसलिए मैं उसके साथ बैठ करके चाय पीता हूँ। और अब तो लगभग लगभग फैमिलियर हो गए हैं हम लोग, कई लोग ऐसे हो गए हैं फैमिलियर। तो लोग पहले हमारा हाथ नहीं पकड़ते थे, डरते थे, लेकिन अब हमारा हाथ पकड़ करके या पैर छू करके आशीर्वाद भी ले लेते हैं। जो उम्र में छोटे हैं लेते हैं। और हम लोग तो उसका एक अलग आत्मिक आनंद एक आता है, क्योंकि जैसा हमारा शास्त्र कहता है कि हर व्यक्ति में परमात्मा को देखिए आप। नारायण ही सफाई कर्मचारी के रूप में है और नारायण ही हमारे आपके सबके रूप में है। तो सब आप देखोगे तो अच्छा लगेगा जी। प्रेमानंद जी से मिलने का अनुभव कैसा था आपका? उनके बारे में थोड़ा बताइए। वो कब मिलना हो गया, कैसे मिलना हो गया? क्या आम आदमी मिल सकता है या जो बड़े लोग हैं केवल वही मिल सकते हैं? जी, क्या है राघवेंद्र जी, वास्तव में एक अनुभव आपने भी लिया होगा, जिनको आप बड़ा समझते थे, जब उनके नज़दीक जाओगे तो लगेगा ये बहुत छोटा आदमी है, बहुत छोटे लोग हैं। तो जिनको लोग छोटा समझते हैं, जब उनके पास आप जाओगे, मैंने एक अनुभव पाया कि एक बाढ़ आई थी केदारनाथ में, और मैं लोगों से पैसा इकट्ठा करने के लिए एक कार्ट लेकर के और जा रहे थे हम लोग। तो लोग ₹5 ₹10 डाल रहे थे। कहाँ की बात है ये? कुरारा अच्छा, कुरारा अपने ही यहाँ की। अपने यहाँ कर। हाँ, तो उस समय एक देखा मैंने कि एक सब्जी बेच रही थी महिला, उसने ₹500 उसमें डाला। क्या बात अरे है? बाढ़ आ रही है। बड़े-बड़े दुकानदारों ने ₹10 ₹20 दिया था, तो उसने नहीं डाला, बाढ़ बहुत आई है केदारनाथ में आप। ऐसे राम मंदिर वाले जब सहयोग हम कर रहे थे, तो बड़े-बड़े लोग 1000 2000 दे रहे थे, और एक मंदिर में हम लोग गए तो महाराज जी ने ₹50,000 दिया, और रात में फिर कहा सुबह फिर ले जाइए हमसे। छोटे-छोटे लोगों ने बड़ा-बड़ा अमाउंट दिया। तो मैं तो ये मानता हूँ कि देखिए कि बड़ा वो है जिसका दिल बड़ा है, जिसके मन में ज़्यादा जगह है। जो छोटे लोग होते हैं वो अपने ड्राइवर को साथ नहीं बिठा सकते, खिला नहीं सकते, ठीक है? और भंडारे करवाएँगे लोग, अपने भूखे बैठे हैं उनके ड्राइवर, तो मैं उनको बड़ा मानता नहीं हूँ। लेकिन जो प्रश्न आपने किया उस पर मैं आता हूँ कि प्रेमानंद जी महाराज, उनका तो जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा है, मैंने फ़ोन पर, आपने भी देखा, हमने देखा, साक्षात लगता भी एक आभास होता है, लेकिन जब मैं कई दिनों से लग रहा था कि प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि उनकी जो वाणी होती है, कुछ भी आप खोलते हो तो प्रेमानंद जी के भाषण आते हैं, और लगता है कि वो सत्य बोल रहा है व्यक्ति, दिल से बोल रहा है व्यक्ति। और उनके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति तो है, कुछ पावर तो है। राधा रानी की पावर है कि क्या है, या चेतना कोई है, कोई तो है। और दुनिया के लोग उनसे मिल भी रहे थे, तो मेरे अंदर भी एक जिज्ञासा थी। तो 21 तारीख की रात्रि में वहाँ मेरे एक दोस्त की भतीजे की शादी थी वृंदावन से, मुझे जाना था कुछ कार्यक्रम करके। मैं जब गया तो हमारे एक मित्र हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, तो उनके जानकारी में महाराज जी के शिष्य हैं एक। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई यार, कल मैं जाने वाला हूँ वृंदावन, सुबह भेंट हो सकती है क्या? आधा घंटे बाद वहाँ से मेरे पास मैसेज आ गया कि एकांतिक दर्शन का आपको मिल गया है सुबह 6:30 बजे। तो बड़ा बहुत प्रसन्न था मैं शादी में गया, सुबह हम लोग लाइन में लग गए। तो पहले तो एक लाइन में लगाया महाराज जी ने, तो वो 1 घंटे बाद लाइन में पहुँचे वहाँ, बाद में बताया
कि भाई आप तो यहाँ लाइन में लगे हैं, आपको तो एकांतिक वार्ता होनी है, आप तो जल्दी जाना है वहाँ से। तो मैं था, मेरी बहन थी, भांजा था, हम लोग गए, जल्दी जल्दी गए, वहाँ पर दरवाजे बंद हुए। राघवेंद्र जी, ऐसा निकुंज लगता है वो, जो लगता है जैसे हम गुप्त वृंदावन में आ गए हों। महाराज जी की जो तेज है, जो आभा मंडल है, जो लाल उनके गाल हैं, उनके जो जो प्रश्न लोग कर रहे थे, तो महाराज जी जो उनके साथ में सहयोगी थे वो प्रश्न पूछ रहे थे और लोग हाथ जोड़ रहे थे। तो मैं तो ना प्रश्न पूछ पा रहा था, क्योंकि वो तो पहले से लिखित होता है, परंतु हम लोग ना उनकी बातों में ध्यान दे पा रहे थे, उनके दर्शन ही कर रहे थे लगातार। हमारी बहन की आंखों में भी आंसू आ रहे थे, और उनके अंदर जो दिव्य, और वो हर चीज़ बताते हैं, नाम जप करिए, नाम जप करिए, और उसी से सब चीज़ें हो जाएंगी। बाद में उनको मैंने अपने हमीरपुर ज़िले में जो भरवा सुमेरपुर है, वहाँ पर रोटी राम महाराज जी बहुत अच्छे संत हुए हैं, उनका उन्होंने पहले जिक्र किया था कि वो दर्शन करने यहाँ आए थे सुमेरपुर, रोटी राम महाराज जी के दर्शन करने। अच्छा, तो उनका मैं चित्र लेके गया था। प्रेमानंद जी महाराज यहाँ भरवा सुमेरपुर में रोटी राम महाराज के दर्शन करने यहाँ सुमेरपुर आए थे, और उससे सोलर भी गए थे वहाँ पर महाराज जी के दर्शन करने के लिए, वहाँ से कानपुर से आकर के पहले। तो उन्होंने बोला था एक बार, तो मैं उनका चित्र लेके गया था कि महाराज जी हम लोग उनकी तपोभूमि से आए हैं। तो बहुत ही प्रसन्न हुए, थोड़ा बीमार थे, और उनको चरण स्पर्श किया, और उन्होंने कहा कि इनको श्री जी की प्रसादी। तो वो जो दुपट्टा उड़ाते हैं, वो दुपट्टा हमको उड़ाया, ऐसे लगा कि जैसे राधा जी की चुनरी हमको मिली हो, और बहुत ही आनंदित और बहुत ही दिव्य और एक आनंदित, मतलब संतुष्टि, पूर्ण संतुष्टि मुझे वहाँ मिली। और जो कोई पैसा वहाँ लगता नहीं है। हाँ, आपने एक प्रश्न और पूछा कॉमन मैन के लिए, जो सामान्य व्यक्ति वहाँ जाए। हम लोग भी सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन चूंकि वहाँ उनके गुरुजी के जो शिष्यों से कुछ संपर्क था, तो इसलिए वहाँ पहुँच गए जल्दी ही। लेकिन अगर सामान्य व्यक्ति को वहाँ जाना हो, तो व्यक्ति वहाँ जाए, और वहाँ पर एक लाइन लगती है टोकन के लिए, आप उस लाइन में खड़े हो जाइए। अब वो इतनी बड़ी लाइन हो जाती है लोगों की कि वो नंबर आपका 6 घंटे में भी आ सकता है, 12 घंटे में भी आपको टोकन मिलेगा। टोकन में वहाँ लिखा होगा कि इतने बजे आपको एकांतिक दर्शन हो सकते हैं, अथवा एकांतिक वार्ता हो सकती है, जो भी हो, जो भी पहले आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर कुछ माताएं खड़ी थीं, वो 12 घंटे बाद, उड़ीसा की थी माताएं, उनका 12 घंटे बाद हमको टोकन मिला, और टोकन के बाद आज हम दर्शन कर पाए 3 दिन में। लेकिन वहाँ दर्शन मिल जाएंगे, अगर आप वहाँ पर 2-3 दिन का समय देंगे तो आपको दर्शन मिल जाएंगे। जल्दी जल्दी सोशल मीडिया पे जो सवाल आए हैं, जी। जल्दी जल्दी आपसे पूछ लेते हैं। नीरज पाल जी कह रहे हैं कि खबरों में दिखता है कि सड़कों का काम हो रहा है। अध्यक्ष जी से पूछिए कि सड़कों का काम, अगर उनका कमेंट ही पढ़ दूं मैं, जिलाध्यक्ष जी से पूछिए गांव की सड़कों का काम न्यूज़ चैनल पर अखबार पर ही हुआ है या जमीनी स्तर पर भी होगा, इस पर क्या कहेंगे अध्यक्ष जी? हाँ, राघवेंद्र जी, मैं चूँकि मेरा यहाँ पर मेरी माता जी हैं कि रहने वाले राठ की जरिया की, तो मैं पहले बसों में भी आता था, और बस में आता था, मुझे 3-4 घंटे हमीरपुर से लगते थे। रास्ते में मुस्करा का पेड़ा खाते थे, फिर पानी पीते थे, और बड़े 5-7 घंटे में हम लोग जरिया तक पहुँचते थे। लेकिन जब सरकार मोदी जी की आई है, उसके बाद हमीरपुर से राठ आने में हमको 3 घंटे लगता था। आज आप राठ से जब हमीरपुर जाते हैं, तो महज सवा घंटे, 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। कई बार तो अच्छी गाड़ी है आपकी, तो आप 1 घंटे में भी वहां पहुंच जाते हैं। आप जब हमीरपुर से जब झांसी जाते थे, तो 4 घंटे लगता था, आज आप 1.5 से 2 घंटे में आप झांसी पहुंच जाते हैं। राठ से जब आप महोबा जाते थे, तब भी आपको 2.5 घंटे लगते थे, आज 1 घंटे में पनवाड़ी से आप पहुंच जाते हैं। ये बड़े जो मार्ग थे, जो जिले को जोड़ते थे, दूसरे जिलों को जोड़ते थे, वो सब मार्ग आप अच्छे हो गए हैं, और लगातार काम चल रहा है, हाईवेज का भी काम कर रहा है। और दिल्ली जाने का तो आप सपना भूल जाइए। लोग सोचते थे कि कितने घंटे में, हम 12 घंटे में दिल्ली पहुंचेंगे। आज आप धनौरी से एक्सप्रेसवे में चढ़िए, और आप बढ़िया वृंदावन, 4-5 घंटे में वृंदावन, और 2 और घंटे में आप दिल्ली पहुंचते हैं। बांदा, चित्रकूट, तुरंत ही आप एक्सप्रेस से पहुंचते थे। तो ये नेटवर्क जाल मोदी जी ने बनाया है, प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन जो ये छोटे छोटे सड़क रास्तों में हैं, अपने यहाँ क्या है कि नदियाँ हैं, नदियों में सैंड है, यानी मोरंग है, और ये मोरंग पूरे प्रदेश में जाती है। यहाँ से लोग जाते हैं, लोग अपने घर बनाते हैं, अस्पताल बनते हैं, तो उनके टेंडर भी होते हैं। उसके पहले जब बसपा की सरकारें थी, तब यहाँ पर टेंडर नहीं होते थे, बिना टेंडर के ऐसे ही मोरंग लोग ले जाते थे, और उसका पैसा, काला धन इकट्ठा होता था, उसका सिंडिकेट होता था, और वो सब पैसा वहाँ पर सरकारों के पास जाता था, मायावती जी के पास और अखिलेश यादव जी के पास पैसा जाता था, सबको पता है यहाँ पर ज़िले में। और लेकिन मोदी योगी जी की सरकार आने के बाद 2017 से हम लोगों ने ई ऑक्शन किया है, और ई ऑक्शन करने के बाद एक बड़ा पैसा सरकार के खाते में आ रहा है, और तभी हम ओटीपी देते हैं जब वो 25% वो पैसा जमा कर देता है सरकार के राजस्व में।
तो ऐसे सैकड़ों करोड़ रुपए हमारे सरकार के खाते में आया है, जिससे हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। अभी राठ विधानसभा के ऐसे 14 गांव हैं जो आज़ादी के बाद एक दो बार रोड तो बने हैं, लेकिन कुछ कारणों से वहाँ पर रोड नहीं बने। जैसे जिगनी का रोड है, उसके इश्यूज आते हैं। तो हम लोग जब कोई ग्रुप में बैठते हैं प्रभारी मंत्री जी के साथ, और उसमें डीएम एसपी भी होते हैं, तो ये विषय बार बार ये विषय आते हैं। और जैसे आप ही देख रहे हो कि जहाँ पर हम इंटरव्यू कर रहे हैं, मलवा रोड है। बिल्कुल, मलवा रोड। जो मलवा रोड है, ये मलवा रोड भी सैंड रोड है और ये खराब रोड है। जब इसमें डामर डालेंगे, जब पानी का जब उसमें आता है कॉम्बिनेशन, तो डामर पानी का जोड़ नहीं है, वो खराब हो जाती है। कभी भी पानी बरसने के बाद डामर खराब होगी। तो यहाँ पर क्या कि आरसीसी की रोड ही चाहिए, वो भी एक उसकी लेयर मोटी लेयर हो, उसका बड़ा अमाउंट हो एक पीडब्ल्यूडी के सड़क का। तो वैसी सड़क यहाँ पर बननी चाहिए। क्योंकि क्या है कि मेरा जो काम है सीधे संगठन का काम करना है, परंतु जब कोई ऐसे जनता से जुड़े हुए मुद्दे आते हैं, तो मैं इसको मानता हूँ कि लोक हित के मुद्दों को तो कोई भी उठा सकता है, चाहे पत्रकार हो अथवा नेता हो, या कोई भी कविता हो तो अपना कवि कह करके करता है वो। तो ये रोड बनने ही चाहिए। और अभी मुझे ये संज्ञान में आया है, तो क्योंकि हमारी भेंट माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और पीडब्ल्यूडी के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे भी होती ही रहती है, हम लोग मुद्दे पर मिलते रहते हैं। तो अभी मैं एक बार फिर से ज़रूर बात करूंगा, क्योंकि अभी कई लोगों ने मुझसे इस बात को बोला है। यहाँ की जो सड़कें हैं, या तो खनिज न्यास से बन जाए सड़कें। यहाँ पर एक खनिज राजस्व बहुत बड़ा पैसा आता है, और उस खनिज न्यास से कुछ स्कूल भी बनाते हैं, खनिज न्यास से कुछ और भी काम इस जिले में हो रहे हैं। कुछ परसेंटेज जिले में रहता है खनिज का, कुछ कुछ पैसा स्टेट को जाता है। जहां जहां की खदानें हैं, वहां वहां की सड़कें उस फंड से बने। जैसे खंगारन टोला वाली जो सड़क है, वो भी अगर फंड वहां पर यूज हो जाए, वहां की सड़क बहुत खराब है। तो उम्मीद है कि आपके माध्यम से और जनता का राज के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचेगी, या जिम्मेदारों तक बात पहुंचेगी। और अध्यक्ष जी अभी भी हम निजी तौर पर भी जब मिलेंगे मुख्यमंत्री जी से, तो निश्चित तौर पर इस पर हम बात करेंगे। और चीफ सेक्रेटरी जो इसके हैं, या तो खनिज के भी और इसके पीडब्ल्यूडी के भी, हम दोनों से वार्ता करके और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सड़क जल्दी बनना चाहिए। एक और सवाल है संदीप राजपूत जी, घोड़ा बुंदेलखंड जी का, कि सामूहिक विवाह सम्मेलन राठ में की गई व्यवस्था के बारे में जरूर पूछिएगा, जो देश भर में चर्चा का विषय रही। कि यहाँ पर जो दूल्हे थे जिनकी खुद शादियां थी, वो चिप्स के पैकेट लेके भाग गए हैं। तो अव्यवस्था बहुत ज्यादा रही है, इस पर क्या कहना है आपका? अभी तो दूल्हा ही बता सकता है कि उसको कितनी भूख लगी थी। चिप्स का पैकेट ले रहा है दूल्हा, तो वही बता सकता है जी। तो बार बार मेरे मुंह से अध्यक्ष जी निकल रहा है, अध्यक्ष जी अब पूर्व हो चुके हैं, लेकिन इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कोई भी सवाल जो अध्यक्ष जी ने ऐसा नहीं रहा जिस पर स्किप किया हो, या ये कहा हो, या हमें गोल गोल घुमाया हो, हर एक सवाल जो उनकी परिधि का हो या ना हो, उसका भी जवाब हमें मिला है। और हम खुद एक व्यक्ति के तौर पर, हमारे मित्र आनंद राजपूत जी और हमने जब बात हुई सुबह, जब मुझे आनंद राजपूत जी ने बताया कि अध्यक्ष जी अब पूर्व हो चुके हैं, तो मैंने कहा कोई व्यक्ति कैसे आ सकता है, कैसे फेस कर सकता है दुनिया को। लेकिन अध्यक्ष जी हमारे साथ आए, हमारे पास आए, और जनता का राज पर हर एक सवाल का बहुत कायदे से अध्यक्ष जी ने जवाब दिया। अध्यक्ष जी अभी पूर्व हो चुके हैं, लेकिन इस बात की सराहना भी मैं करूंगा, साथ ही साथ जब अध्यक्ष जी थे, पावर में थे, तब भी अध्यक्ष जी का एक प्यारा सा जो मैसेज है वो जनता का राज पर आया था। और हमेशा जनता का राज जो होता है, क्योंकि सत्ता में एक पत्रकार का, एक अच्छे पत्रकार का यही काम होता है कि सत्ता में जो है उनसे सवाल करना, और जनता का राज जाना जाता है तीखे सवालों के लिए। उसके बावजूद अध्यक्ष जी ने हमारी सराहना की, तो अध्यक्ष जी इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कीमती वक्त देने के लिए, ऐसे समय में जब आप उस कुर्सी पर नहीं हैं, कल ही आप उस कुर्सी से रहे, उसके बावजूद हमारे सभी सवालों को फेस करने के लिए अच्छी कुर्सी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बातें करके। थैंक यू, मजा आया। और मुझे भी बहुत मजा आया, और उम्मीद है हमारी ऑडियंस को भी बहुत मजा आएगा इंटरव्यू सुन के। जल्दी जल्दी अध्यक्ष जी, जनता को क्या संदेश रहेगा आपका? मेरा जनता को ये संदेश रहेगा कि अभी आपके जो सहयोगी थे, उन्होंने प्रश्न कहा था कि आप नशे की बात करते हैं, कि बिल्कुल मंचों से आप बोलते हैं कि जो रिश्तेदार आपके नशा करते हैं, शराब में जब नशा करते हैं, तो मैं उनका पैर नहीं छूता। ये सच है, मैं नहीं छूता हूँ उनके पैर। और मैं लोगों को भी कहता हूँ, बच्चों से भी कहता हूँ, संदेश अगर सुन रहे हो, या पत्नी या जो सुन रही हो पतियों की, अगर आपका पति नशा करता है तो उसके पैर छूना बंद कर दीजिए आप। क्योंकि जो होश में ही नहीं है,
तो उससे तो बेहोश वाली ही बात करना चाहिए। और इसलिए नशा जो है वो नाश का कारण है निश्चित रूप से। अगर आप बच्चे को अपने 50 रुपए का दूध नहीं पिला सकते हैं और 100 रुपए का आप क्वार्टर शराब पी रहे हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए द्रोही हो, आप बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हो। इसलिए अगर पैसा आपके पास है तो बच्चों को दूध पिलाइए पहले, बच्चों की व्यवस्थाएँ करिए, अपनी पत्नी को अच्छी साड़ी दिलाइए, अपने माता-पिता की सेवा करिए और अपने शरीर पर खर्चा करिए। क्योंकि भैया धन की जो 3 गति बताई गई हैं शास्त्र में, नंबर 1 है दान। दान मतलब चाहे वो किसी और को भी करो, अपने बच्चे को करो, अपनी बिटिया को करो, अपने माता-पिता को करो, किसी को भी करो, तो वो सबसे उत्तम गति है। और दूसरी गति है अपने ऊपर उपभोग करना। अगर 2 चीज़ें आपने नहीं करी तो तीसरी गति है धन की नाश, नाश होना ही है। तो इसलिए नशे से दूर रहें। दूसरा अपने जीवन में सत्य बोलना ज़रूर करें। सत्य न दूसर धर्म समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। यानी जैसे हम लोकेशन बताते हैं, हम घर से निकले, हम बोलेंगे कि भाई साहब और हम तो अभी बीमार पहुँचे हैं, जबकि हम अभी घर से निकले हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई नौकरी नहीं चली जाएगी आपकी, आप सत्य बोलिए, क्योंकि पहुँचेंगे तो आप उतनी ही देर में। और अब एक बार आप झूठ बोलेंगे तो बार-बार आपको झूठ बोलना पड़ेगा। इसलिए अपने बच्चों को भी सिखाइए कि सत्य बोलने की कोशिश करें और उससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और गरीबी अगर आप हटाना चाहते हैं तो गरीबी हटाने का एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा, एजुकेशन। अगर आप बच्चों को शिक्षित कर देंगे तो निश्चित तौर पर आप गरीबी से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे राघवेंद्र जी और हम दोनों लोग सामान्य गरीब परिवार से हम लोग आए थे। आज हम लोग दोनों लोग ये पत्रकारिता के क्षेत्र में, हम राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और आज जो भी ईश्वर कृपा से हम लोगों के पास है वो परिश्रम का है। अध्यक्ष जी, आदर्श कैसे मानते हैं? आखिरी सवाल है मेरा, कौन आदर्श है राजनीतिक तौर पर? किसे आप अपना आदर्श मानते हैं? मैं 2 मेरे आदर्श ज़्यादा हैं। नंबर 1 भगवान प्रभु श्री राम, वो मेरे आदर्श हैं। क्या उनकी एनर्जी में जाना बहुत कठिन है, वो बहुत सत्य थे। लेकिन राम मेरे आदर्श हैं, क्योंकि राम जी को वनवास हो गया और सुमंत जब वहाँ पहुँचे कि भैया आपको बुलाया है पिताजी ने, उस समय अंदर वो बात कर रहे थे सीता जी से कि कल राज्याभिषेक होगा। और जब वनवास हो जाता है तो वो दशरथ जी के पास जाते हैं। वहाँ पर दशरथ जी लेटे हुए होते हैं, कैकेयी बैठी हुई होती हैं, उनका मुकुट गिरा हुआ होता है। तो राम जी बोलते हैं पिताजी से कि पिताजी आप मुझे एक बार बोल तो दो कि आपको क्या करना है, क्या आपका आदेश है? माता आप ही बोल दो। अगर आप ये कह दो कि अपने शरीर की चमड़ा निकाल करके मुझे जूती बनवा दीजिए तो मैं जूती बना के आप सामने रख दूंगा, लेकिन मुझसे एक बार बात तक करिए। और लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम राज शासन करो भैया और हम पिता के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, पिता चाहे जितना अन्यायी हो जाए, दुराचारी हो जाए, लोगों के लिए चाहे जितना पापी हो जाए, लेकिन पिता पुत्र के लिए सदैव पूजनीय होता है, वंदनीय होता है। तो जो एनर्जी राम जी की थी वो मैं किसी सामान्य व्यक्ति की नहीं मानता हूँ। और दूसरा मैं दूसरा अपने जीवन में स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानता हूँ, जो मानते थे कि गरीब की सेवा करना, दरिद्र नारायण की सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। तो जिसको मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फॉलो अप कर सकूँ। चलिए, आप सब जनता का राज देख रहे थे। हमारे अध्यक्ष जी का, हमारे पाठक जी का आपका इंटरव्यू, बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इन शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेंगे कि आप पुनः एक अच्छी सी कुर्सी पर काबिज हों और यूं ही जनता का राज पर अपना समय भी हमें आप देते रहें। समय बहुत कीमती होता है। तो इस बात हमें आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो पुनः हम सबको देखने के लिए, हम दोनों लोगों को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।